नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी टनकपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित कैंप कार्यालय भवन का शुभारंभ और लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जिसमें सीएम धामी ने कई महिलाओं को ई रिक्शा की चाबियां सौंपी। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश की 1,65,000 हमारी बहनें आज लखपति दीदी बन गई हैं और लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नई दिशा निर्धारित करने का काम हमारी महिलाओं ने किया है। प्रदेश की मातृशक्ति द्वारा किए जा रहे कार्य को देखते हुए हमारी राज्य सरकार उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री के लिए एक सशक्त इको सिस्टम विकसित करने पर काम कर रही है, जिसके अंतर्गत जहां एक और महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग हेतु ब्लॉक सेंटरों की स्थापना की गई है, वहीं इनके प्रभावी विपणन के लिए सभी जनपदों में नैनो पैकेजिंग यूनिट, तरह सेंटर, राज्य स्तरीय विपणन केंद्र और बेकरी यूनिट का भी संचालन किया जा रहा है। इसके साथ केंद्र सरकार की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशनों पर महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री हेतु विशेष केंद्र स्थापित किए गए हैं। हमारी सरकार जहां बहनों के लिए एक और नारी शक्ति के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है और महिलाओं के लिए हमने राज्य की सभी सेवाओं में 30% का आरक्षण भी सुनिश्चित किया है। वहीं महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा राज्य में पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है। इसके साथ ही मुझे बताते हुए खुशी हो रही, आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है। मैं कहना चाहता हूँ कि समान नागरिक संहिता का एक कानून हमारी देश की जो आबादी है 50% आबादी, उस 50% आबादी का 100% का कोई कानून है तो वो हमारा समान नागरिक संहिता का कानून है। बहनों, आज टनकपुर चंपावत क्षेत्र में विकास और समृद्धि के नए आयाम विकसित हो रहे हैं, जहां एक और टनकपुर इंजीनियरिंग कॉलेज 20 करोड़ 73 लाख की लागत से एकेडमिक प्लाट प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं से IIT में विकसित करने की प्रक्रिया भी प्रगति पर है। यही नहीं, यहाँ 16 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके साथ ही क्षेत्र में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने के लिए जहाँ तो करीब 14 करोड़ की लागत से हनुमानगढ़ी खेतखेड़ा मार्ग पर 8 पुल का निर्माण भी हमने कराया है। वहीं अब टनकपुर से जोरजीबी मार्ग पर लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से इस्पान 8 पुल का निर्माण कराने के साथ ही 33 करोड़ रुपए की लागत से इस मार्ग के सुधारीकरण का कार्य भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम मां पूर्णागिरी मंदिर के लिए लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे का निर्माण कराने के साथ साथ ककराली गेट से मां पूर्णागिरी धाम तक 17 करोड़ की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शारदा कॉरिडोर निर्माण की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत टनकपुर से बनबसा तक शारदा रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा, जिससे मां पूर्णागिरी धाम, युवा, श्यामलाता और शारदा घाट जैसे प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों की ओर एक और परिक्रमा मार्ग से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही हम जहां टनकपुर में आप सबको पता है ISBT का निर्माण कार्य चल रहा है और यह ISBT का निर्माण कार्य जहां 56 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ हुआ था, अब ये 150 करोड़ रुपए की लागत से भी अधिक की इसकी कार्य प्रगति पर है। वहीं हमने जाम की समस्या के समाधान के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण कराया है। हमारी सरकार जहां एक और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने भारत नेपाल सीमा पर 177 करोड़ रुपए की लागत ड्राइव पोर्ट का निर्माण कार्य भी करा रही है। वहीं विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य 57 करोड़ रुपए की लागत से साइंस सेंटर का निर्माण कार्य भी चंपावत जनपद में कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त
430 करोड़ रुपए की लागत से मास्टर प्लान के तहत गोलजी कॉरिडोर विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी परियोजनाएं जनपद को प्रदेश का अग्रणी जनपद के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से संकल्प होकर काम कर रही है। हमने जहां एक और प्रदेश में पहली बार लैंड जाल, लब जाल और भूख जाल जैसी गणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है, वहीं प्रदेश में सख्त दंगारोधी कानून बनाकर सख्त धर्मांतरण रोधी कानूनों को भी लागू करने का काम किया है। वहीं प्रदेश में ऑपरेशन कॉलोनी के माध्यम से सनातन धर्म को बदनाम करने वाले जिहादियों के खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अभी तक हमने 9,000 एकड़ से अधिक जमीन लैंड जिहादियों से भी मुक्त कराने का काम किया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में करीब 250 अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 1 जुलाई 2026 के बाद ऐसे सभी मदरसे बंद हो जाएंगे जिसमें सरकारी सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, हमने देश का सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है। वहीं हम राज्य में एक सख्त भू कानून लागू करके बाहरी प्रदेशों में आकर जमीन खरीदने वाले भू माफियाओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आप सभी को भली भांति याद होगा कि पहले की सरकारों के समय में किस प्रकार से भर्तियों में पक्षपात होता था, धांधली होती थी और भ्रष्टाचार हुआ करता था। हमने इस गंभीर समस्या को देखते हुए राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। हमने पिछले 4 वर्षों में जितनी नौकरियां प्रदान की राज्य गठन के पश्चात और पूर्व की सरकारों के समय से वो 2 गुना से अधिक है। तो आप कह सकते हैं ऐतिहासिक रूप से नौकरियां मिली हैं, ऐतिहासिक संख्या में नौकरियां मिली हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने मेला घाट में 11.50 किलोमीटर लंबे राज्य मार्ग 107 के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान स्थानीयों ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर तमाम बीजेपी नेताओं समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं सीएम धामी ने कहा कि इन कार्यों के पूरा होने के बाद क्षेत्रवासियों के आवागमन में सुगमता आएगी और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। पौड़ी जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कोटद्वार तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया, जिस दौरान उन्होंने विभिन्न अभिलेखों, पंजिकाओं और न्यायालयी रिकॉर्डों का गहन अवलोकन किया और सभी अभिलेखों का सुव्यवस्थित और निरंतर रूप से संधारित किए जाने के निर्देश दिए। तहसीलदार कक्ष में विवेकाधीन कोष के विवरण संबंधी पावती पंजिका का अवलोकन करते हुए डीएम ने रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से संबंधित पावतियों का विवरण 31 अक्टूबर तक उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। वहीं वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने ज्यादा संख्या में अमीनों की तैनाती के बावजूद वसूली की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। तहसील का एनुअल इंस्पेक्शन होता है वो भी किया जा रहा है और साथ में भी हम लोगों ने तहसील न्यायालय का और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। तो इसमें कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे कोर्ट में लगातार बैठा जाए और अगर पहले से हमें पता है कि किसी कारणवश बहुत ही अकस्मात स्थिति में नहीं बैठ पा रहे तो उसकी सूचना पहले से चस्पा कर दी जाए, जिससे प्रार्थियों को भी ये अननेसेसरीली परेशान ना होना पड़े। और साथ में जो भी हम लोग कोर्ट में बैठ रहे हैं तो उसमें अगली डेट को क्या होने वाला है वो भी चीज़ पहले से स्पष्ट कर दी जाए तो जल्दी जल्दी केस निस्तारित हो सकते हैं। देहरादून में सड़क किनारे वाहन पार्किंग करने के बजाय अब लोग परेड ग्राउंड में लगा सकेंगे। इससे जाम की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकेगी। दरअसल जिला प्रशासन ने ऑडिटोरियम पार्किंग सुविधा के तहत फ्री सखी कैब सुविधा का शुभारंभ किया है। कैब सुविधा के जरिए परेड ग्राउंड
के 5 किलोमीटर के दायरे में कैब से निःशुल्क छोड़ा जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने 2 वाहन महिला समूह को सौंपे और जल्द 8 वाहन भी मिलेंगे। वहीं अब सुभाष रोड, गांधी पार्क, एशले हॉल, घंटाघर, तिब्बती मार्केट सड़क पर वाहन खड़े करने पर वाहन सीज किए जाएंगे। जिला प्रशासन की ओर से सखी शटल सेवा के 2 नए ईवी वाहन को विधायक खजान दास ने मेयर सौरभ थपलियाल, डीएम सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाई। ऑनरेबल सीएम द्वारा हमारी 3 मैकेनिकल ऑटोमेटेड पार्किंग का शिलान्यास किया गया था। हमारी तीनों पार्किंग्स अभी पूर्ण हो चुकी हैं। लगभग 250 की स्लॉट्स डेवलप किए गए हैं। इनका जो यूएसपी है वो ये है कि एक तो ये जो हमारी ट्रेडिशनल सिविल कंस्ट्रक्शन पार्किंग्स होती हैं उससे 3 गुना सस्ती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं और बहुत कम समय में, अल्प समय में इनको इरेक्ट किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे देहरादून कोर सिटी में पार्किंग सुविधाएं की समस्या थी, तो इन पार्किंग्स को यदि हम टू देयर फुलेस्ट पोटेंशियल यूज़ करेंगे तो बहुत हद तक हमारे ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगा और कम्यूटर्स को सुविधा प्रदत्त होगी। अब क्योंकि लोगों को हमको प्रेरित भी करना है कि इन पार्किंग से यूज़ करें। इनका शुल्क तो नॉमिनली है, जो हमारी एग्जिस्टिंग पार्किंग्स है उनसे भी कम है। तो उसके लिए हमको एक शटल सर्विस चलानी थी। जो व्यक्ति भी, जो फैमिली भी यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करेगी उसको हमारी फ्री शटल सर्विस जहाँ भी वो जाना चाहते हैं निर्धारित स्थान पे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ के आएगी और फिर लेकर भी इसी स्थान पर आएगी। देहरादून जिले में अवैध प्लॉटिंग और सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। इसी क्रम में जीएम सविन बंसल के निर्देश पर तहसीलदार विवेक राजरी के नेतृत्व में प्रशासन की टीम से इलाकोई के ईस्ट होप टाउन पहुंची, जहां टीम ने लेखपाल मेजर चौहान की ओर से चिन्हित अवैध प्लॉटिंग को जेसीबी मशीन से ध्वस्त किया। बताया जा रहा है कि करीब 10 बीघा भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग और कब्जे का प्रयास किया जा रहा था। उसमें हमने एसडीएम कंसर्न को निर्देशित कर दिया है कि कमेटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अगले 10 दिवसों में वो हमारे तहसीलदार की अध्यक्षता में स्वयं जाकर या तो जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं उनको ध्वस्त करवाएंगे और यदि उनके पास कोई कागजात हैं तो उनसे कागजात ड्यू नोटिस देकर कागजात प्राप्त कर लेंगे और इसमें फिर हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं अवैध अतिक्रमण को लेकर उसके अनुसार कार्रवाई की। इसमें वैसे कंसर्न डिपार्टमेंट से बेटर होगा पूछना, लेकिन ये जो क्षेत्रीय कंसर्न है इसको हम कंसर्न ऑफिसर तक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता इलम चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इलम, देहरादून में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई है, ऐसे में किन क्षेत्रों पर और कितने लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई? शिखा जी, ये जो मामला है ये ज्योतिमठ के दूरस्थ गांव डुमक में एक भालू ने 2 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय ग्रामीणों और वन विभाग की टीम के सहयोग से एयर एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया। बता दें कि भालू के हमले को देखते हुए केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर ने भी इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। भालू का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते लोगों में डर का माहौल है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय कोवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, ज्योतिमठ में भालू का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा, डुमक में 2 व्यक्तियों पर भालू ने हमला किया, ऐसे में उनकी स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, जो ये घटना हुई है ज्योतिमठ क्षेत्र का जो दूरस्थ गांव है डुमक गांव, जो कि केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर के तहत आता है और यहाँ पे आज सुबह की घटना ये है जहाँ पे एक पुरुष और एक महिला जो गांव डुमक के बताए जा रहे हैं वो लोग अपने खेतों में कुछ कार्य से गए हुए थे, तो उसी समय जो है भालू का उसमें उन पर अटैक होता है और 2 लोग उसमें घायल हुए थे, जिसमें से जो महिला थी उन्हें जो है उनकी अधिक जो उनको दिक्कत होने के चलते जो है वहाँ पे, क्योंकि वाहनों की और कनेक्टिविटी की व्यवस्था नहीं है, तो लिहाजा एम्स ऋषिकेश से जो है एम्बुलेंस वहाँ पे बुलाई गई और उन्हें जो है ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया और साथ ही जो दूसरी व्यक्ति हैं उनको भी बताया जा रहा है कि उनकी भी स्थिति बहुत ही नाजुक थी, तो लिहाजा फिलहाल जो ज्यादा
खराब स्थिति में थे, तो उन्हें जो है रेफर कर दिया गया है। और इसको लेकर के जो पार्क प्रशासन है केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग का, उन्होंने भी जो पूरे जो भालू प्रभावित इलाके हैं वहाँ पे गश्त बढ़ा दी है। और जो कार्मिक हैं विभाग के, वो भी जो है पूरी एरिया में जो है पेट्रोलिंग के लिए निकल चुके हैं। जी संजय, भालू के हमलों को देखते हुए केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर ने भी इलाके में गश्त बढ़ा दी। ऐसे में उनके द्वारा क्या कुछ अपील लोगों से की गई है? देखिए, ये जो इलाका है पूरे गांव जो है जंगलों के मध्य जो है ये गांव बसा हुआ है। इसके पीछे जो है रुद्रनाथ का तोली क्षेत्र आता है। और बड़ी बात यह है कि जो विंटर सीजन की दस्तक के साथ ही जो ये जंगली भालू होते हैं वो जो है अब अपनी शीत निद्रा की ओर जाने के लिए अग्रसर होते, तो लिहाजा इनको और अधिक जो है खाने की तलाश होती है। और इस खाने की तलाश में वो बेहद आबादी के नजदीक आ जाते हैं। तो इस तरह का व्यवहार जो है का अक्सर पूरे ज्योतिर्मठ क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि नगर क्षेत्र में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का जो बफर जोन है, उन नगर क्षेत्र के गांवों में भी लगातार जो है इनके हमले बढ़ते जा रहे हैं। तो ये दूरस्थ क्षेत्र है, तो यहाँ पे इस तरह की घटना होनी लाजमी है। फिलहाल जो है जिस तरह का मुआवजा देने का प्रावधान जो है वन अधिनियम के तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के तहत जो भी इनका मुआवजा बनता है, तो विभाग वो कार्रवाई करेगा। और जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं, तो उसके लिए अभी फिलहाल केवल गश्त और पेट्रोलिंग ही एकमात्र जो है उपाय माना जाता है। तो गश्त भी जो है इन इलाकों में विभाग के जो कर्मी हैं, फॉरेस्टर हैं, जो वन दरोगा हैं, वन कर्मी हैं, वन क्षेत्र बीट अधिकारी हैं, तो उनकी गश्त, उनके द्वारा जो है गश्त यहाँ पे तेज कर दी गई है। जी संजय, हमारे साथ जुड़ने तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। बद्रीनाथ धाम में सुहाने मौसम के साथ ही तीर्थयात्रियों की आमद भी लगातार बढ़ती जा रही है, जो 15 लाख पार हो गई है। बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को भी अब तक बद्री केदार धामों की यात्रा से करीब 25 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सदी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि धाम में रौनक बढ़ी है। बीकेटीसी कर्मियों की तत्परता के बीच श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शनों का पूर्ण लाभ अर्जित कर रहे हैं। उत्तराखंड मौसम विभाग के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने पूर्वानुमान जताया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 दिनों में प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि अधिकतम स्थानों पर मौसम सामान्य रहेगा। वहीं प्रदेश का न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा और ठंड को लेकर भी अभी कुछ दिनों तक सामान्य आसार भी नजर आ रहे हैं। तो आज जो है 15 अक्टूबर हो गई है, तो 15, 16, 17 तारीख में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, यहाँ पे बहुत हल्की वर्षा इक्का दुक्का स्थानों पर मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर जो है मौसम शुष्क रहेगा। उसके बाद भी जो अगले 5-7 दिन की बात करेंगे तो ज़्यादातर स्थानों पे उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और जो है तापमान की बात करें तो इस समय जो तापमान है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान उत्तराखंड में सामान्य के आसपास चल रहे हैं। और आगे जो है धीरे धीरे देखेंगे कि तो ओवरऑल जो है टेम्परेचर्स में गिरावट तो आएगी मैक्सिमम मिनिमम में, लेकिन जो है ये सामान्य के आसपास ही रहने की संभावना है अगले जो है 5 से 7 दिनों की बात करें। हरिद्वार में नियोजित विकास के लिए तैयार की गई महायोजना 2041 के लिए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने आपत्तियां दर्ज कराई है। भल्ला इंटर कॉलेज महायोजना के लिए आपत्ति सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें HRDA की VC सोनिका ने लोगों की आपत्तियां सुनी। इस दौरान शहर भर से आए स्थानीय लोगों ने व्यक्तिगत और संगठन के स्तर पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। उपाध्यक्ष सोनिका ने कहा कि कई चरणों में लोगों की आपत्तियां सुनकर जरूरत के मुताबिक महायोजना 2041 को आगे बढ़ाया जाएगा। इस तरह से हमने आपत्तियों का आज डेट रखी थी और ये प्री डिसाइडेड थी, तो सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। कुछ को जैसे आवासीय से व्यावसायिक हो गई या रोड विड्थ कितनी ली गई, इन सब चीज़ों पे अलग अलग तरीके की सुनवाई यहाँ पे हो रही है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबको सुने, सबका पक्ष सुने, और उसी के बाद अब आज तो सिर्फ सुनवाई है, उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। आपत्तियाँ हैं ना, ये प्रक्रिया जो होती है ये इसीलिए होती है कि किसी को कोई संशय ना रहे, वो अपनी आपत्ति दें और जो नियमानुसार आगे कार्रवाई हो सकती है वो की जाए।
डोईवाला में दो परिवार पिछले 60 सालों से मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। प्रकाश पर्व दिवाली नजदीक आते ही कुम्हार मिट्टी के दिए और बर्तन बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस काम में उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि दिवाली का त्योहार दियों से रोशन हो सके, लेकिन बाजार में आई हुई इलेक्ट्रॉनिक लाइटें चिंता बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि दिवाली के त्योहार पर दियों की अच्छी बिक्री नहीं हुई तो खासा नुकसान भी उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि डोईवाला में दो परिवार ऐसे हैं जो दिए बनाने का काम करते हैं। मिट्टी के दिए बनाकर आजीविका चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक लाइटें आने की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 60 सालों से ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी आजीविका पर भी काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक लाइटें चुनौती बनी हुई है। बता दें कि डोईवाला में दो परिवार ऐसे हैं जो मिट्टी के दियों का काम करते हैं। मिट्टी के दिए बनाकर आजीविका चला रहे हैं, लेकिन बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक लाइटें आने के चलते उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके क्रम में सीएम कल बिहार दौरे पर रहेंगे, जहां वे पटना में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री धामी आज शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां कैबिनेट विस्तार को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात संभव बताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बिहार में चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री धामी को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय नेतृत्व ने ये जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी कल बिहार में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और यह भी बताया जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री पूरे दिन बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये बताया जा रहा है कि शाम तक दिल्ली ही पहुंच जाएंगे, और इसको लेकर क्योंकि तैयारियां भी तेज हो चली हैं। और मुख्यमंत्री धामी पहले दिल्ली में, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है, कई मंत्रियों से मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हो सकती है। तो ये बताया जा रहा है कि पहले चर्चा होगी कैबिनेट विस्तार को लेकर, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगले दिन यानी कि कल मुख्यमंत्री दिल्ली से बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे। और बिहार में लगातार ये देखा भी जा सकता है कि बिहार में आने वाले टाइम में किस तरह से वो प्रचार प्रसार करेंगे और बीजेपी को एक बड़ी जीत दिलाने में भी काम करते हुए नजर आएंगे। अक्सर ये देखा गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हर जगह वहां पर दौरे लगते हैं जहां पर इलेक्शन होते हैं। और इस बार भी मुख्यमंत्री धामी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल बिहार दौरे पर रहने वाले हैं। ऑन बिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर।